हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे और ये हम लोगों का उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है कि पहले उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। और थर्ड स्टेप में उस फॉर्मूला से रिलेटेड फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन को भी इसी तरह 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर फाइनली हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशंस है क्या और सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने सॉल्यूशंस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। यानी सॉल्यूशंस होते क्या है, सॉल्यूशंस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का। तो सबसे पहले यहां पर एक नया वर्ड आया है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स है क्या, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ग्लास वाटर है और उसमें कुछ हम लोग शुगर यानी चीनी मिक्स कर देते हैं। तो हम लोगों के पास अब एक सॉल्यूशन मिल गया जिसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है, एक वाटर है और एक शुगर है यानी चीनी है। अब अगर तुम क्या करो कि उसमें से 5 ml निकाल कर, है ना, उस सॉल्यूशन को टेस्ट करो तो तुमको उसका एक स्वीटनेस जो है वो महसूस होगा। फिर तुम उसमें फिर से एक नेक्स्ट 5 ml लो और फिर उसको टेस्ट करो, लेकिन इस बार जो तुम स्वीटनेस महसूस करोगे वो वैसा ही होगा जैसा कि पिछले 5 ml का। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का वो थ्रू आउट द मिक्सचर हमेशा क्या रहा, सेम। ये इस बात पर नहीं निर्भर किया कि तुम 5 ml कहां से निकाल रहे हो, वो स्वीटनेस जो वो प्रॉपर्टीज है वो हर एक जगह का हमारा क्या रह गया, सेम। उसी तरह तुम क्या करो कि फिर अगर उस सॉल्यूशन में से 5 ml निकालो और मान लो हम लोग किसी तरीके से उस 5 ml में से शुगर पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं अगर हम उसको एनालाइज करें और हमको पता चलता है कि इस 5 ml में शुगर पार्टिकल्स हमारे 1000 है। अगर हम लोग फिर नेक्स्ट 5 ml निकालेंगे और उसमें शुगर पार्टिकल्स को अगर काउंट करेंगे तो फिर से हमारा 1000 ही होगा। यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो कंपोजिशंस होते हैं या जो प्रॉपर्टीज होता है वो थ्रू आउट द मिक्सचर हमेशा हम लोगों का सेम रहता है, वो चेंज नहीं करता है। और इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशंस में 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स हो सकता है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्यूशंस को क्या करते हैं कि हम लोग अपने चैप्टर में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ हमारा 2 कंपोनेंट्स होगा, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड हम लोगों का बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होता है उनको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन जो कि अब एक बाइनरी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर 2 नया वर्ड आ गया, एक सॉल्यूट आ गया और एक सॉल्वेंट आ गया। तो हमारे दिमाग में, है ना, क्वेश्चंस आएंगे कि भाई सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो देखो, चूंकि हम लोग हमेशा बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो एक कंपोनेंट ज्यादा होगा और दूसरा कंपोनेंट कम होगा। तो जो कंपोनेंट कम है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और जो कंपोनेंट ज्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है ना, कि हमारे बाइनरी सॉल्यूशंस में 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी जो ज्यादा अमाउंट में है वही डिसाइड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जैसे अगर हम लोग
एक ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन किस स्टेट में है? लिक्विड, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट है वो किसका होता है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। यानी जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट हम सॉल्यूशन का भी मानते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट, जो स्मॉलर अमाउंट में रहता है इज कॉल्ड सॉल्यूट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। while the component present in the greater amount is called solvent, और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। तो एक हमको सॉल्यूट मिल गया और एक हम लोगों को सॉल्वेंट मिल गया। तो पता चला कि भाई सॉल्यूशन किस स्टेट में है? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो अभी मैंने क्या कहा? जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन को भी लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट गैस है तो हम लोग सॉल्यूशन को भी गैस बोलेंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कि ए सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी सॉल्यूशन का तीनों स्टेट्स हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट के स्टेट के आधार पर हम लोग कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग देखें कि सॉल्यूशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो चूंकि सॉल्यूट जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सॉल्वेंट भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इधर 3 है और इधर 3 है, तो हम लोगों का टोटल जो कॉम्बिनेशंस है वो 9 हो जाएगा। यानी कोई भी जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग के 9 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, पर वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स है, ठीक है, जैसे सॉल्यूबल क्या होता है, इनसॉल्यूबल क्या होता है, मिसिबल लिक्विड्स किनको कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स किनको कहते हैं, तो पहले हम लोग उनको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इज सेड टू बी सॉल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट। अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। जैसे अगर हम लोग सॉल्ट को वाटर में डाल दें, ठीक है, NaCl को, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि NaCl इज सॉल्यूबल इन वाटर। पर अगर हम लोग NaCl को अगर बेंजीन में डाल दें तो हम लोग जानते हैं कि NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है ना, और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर होता है, तो NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि NaCl इज इनसॉल्यूबल इन बेंजीन। तो अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है पूरी तरह से तो हम लोग कहेंगे कि वो सब्सटेंस सॉल्यूबल है उस सॉल्वेंट में, और अगर वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल है। और इसी तरह यहां पर हम लोग देख रहे हैं सेकंड पॉइंट जो है हम लोगों का, ए सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अगर वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुआ, आपने उसको डाला और वो सॉल्यूशन नहीं बनाया, वो जाकर नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, इट्स सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट। तो अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में घुल गया तो हम कहेंगे वो सॉल्यूबल है, और अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में नहीं घुला तो हम लोग कहेंगे कि वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 2 और वर्ड देखेंगे, मिसिबल और इमिसिबल क्या होते हैं। तो अगर हम लोगों के पास 2 लिक्विड्स है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास वाटर है और हमारे पास एथेनॉल है C2H5OH, अगर हम उन दोनों को मिक्स कर दें तो वो दोनों आसानी से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। तो ऐसे 2 लिक्विड जो आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, और ऐसे 2 लिक्विड जो आसानी से या एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए तो उनको हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे अगर आप वाटर लें और पेट्रोल अगर एक दूसरे को मिला दें तो वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो दोनों
एग्जाम्पल हो गए इमिसिबल लिक्विड्स के। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टू लिक्विड्स दैट आर सोल्यूबल इन ईच अदर, जो आपस में सोल्यूबल होंगे, है ना, आर सेड टू बी मिसिबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड एथेनॉल, तो ये दोनों आपस में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम लोग इनको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या हो गए? टू लिक्विड्स दैट आर नॉट सोल्यूबल इन ईच अदर, दो लिक्विड जो आपस में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, आर सेड टू बी इमिसिबल। जैसे कि वाटर एंड पेट्रोल, अगर वाटर और पेट्रोल को हम लोग आपस में मिलाएं तो वो दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होंगे। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए किसके? इमिसिबल लिक्विड के। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर हम लोग सॉल्यूट को देखें तो उसके लिए भी हमारे पास 3 स्टेट्स अवेलेबल है। सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। और उसी तरह से अगर हम लोग सॉल्वेंट को भी देखें तो उसके लिए भी हमारे पास 3 स्टेट्स अवेलेबल है, यानी वो भी हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन तो तब बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं। तो सॉल्यूट के लिए भी हमारे पास 3 स्टेट्स हैं और सॉल्वेंट के लिए भी हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। तो 3 into 3 अगर हम लोग करें तो हम लोगों को टोटल 9 टाइप्स के हम लोगों को सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में यहाँ पहला स्टेट ऑफ सॉल्यूट लिखा गया है, दूसरा यहाँ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट जो है वो किस स्टेट में है। और हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही हमारा सॉल्यूशन का भी स्टेट होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड है, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस है। और इसीलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिखा गया है। और यहाँ पर इस कॉलम में हमारे एग्जाम्पल कुछ है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहला यहाँ पर अगर सॉल्यूशन को देखें तो पहला सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूट किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और सॉल्वेंट किस स्टेट में है? वो भी सॉलिड स्टेट में है। और चूंकि सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी कैसा बना हम लोगों का? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाया। यानी यहाँ पर सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है। और इसके जो एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो इसके एग्जांपल हैं एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है? हम लोग दो सॉलिड को आपस में मिलाते हैं। जैसे अगर उसका एक एग्जांपल हम लोग लें तो ब्रास, तो ब्रास क्या है? तो ब्रास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो सॉलिड होता है, एक हमारा कॉपर होता है और एक हमारा जिंक होता है। तो दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो उससे हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ सॉल्यूट किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है? यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। तो चूंकि सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी किस स्टेट में हो गया हम लोगों का? सॉलिड स्टेट में हो गया, ठीक है। और इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एमल्गम ऑफ मरकरी विद सोडियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मरकरी जो है वो एक लिक्विड है और सोडियम जो है वो एक सॉलिड है। तो अगर हम लोग मरकरी को थोड़े अमाउंट में लें और सोडियम को ज्यादा अमाउंट में लें और उसको मिला दें, है ना, तो मरकरी जब मिल जाता है किसी भी मेटल के साथ उसी को हम लोग एमल्गम बोलते हैं। उसको हम लोग सोडियम का एमल्गम बोलेंगे। एमल्गम मींस कि वहां मरकरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग का यहाँ एमल्गम ऑफ मरकरी विद सोडियम बोल रहे हैं, यानी मरकरी जो है लिक्विड है वो कम अमाउंट में है और सोडियम का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर जो मरकरी हो गया वो सॉल्यूट हो गया और जो सोडियम है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो ये जो है वो लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? सॉलिड सॉल्वेंट में। और इसीलिए ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका? सॉलिड सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट किस स्टेट में है? सॉल्वेंट जो है वो मेरा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे जहां पर सॉल्यूट किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। और सॉल्वेंट किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो चूंकि सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो हमारा स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड कहलाएगा। और इसका क्या एग्जांपल है हमारा? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एक गैस है और पैलेडियम जो है वो एक मेटल है। तो अगर हम लोग पैलेडियम का छोटा छोटा जो है अगर पीस लें सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और अगर हम उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा। पर उस सॉल्यूशन में जो पैलेडियम है वो हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा और जो हाइड्रोजन है वो हमारा सॉल्यूट का काम करेगा। तो यहाँ पर गैसियस स्टेट में सॉल्यूट है लेकिन
सॉल्वेंट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये भी हमारा एग्जांपल कहलाएगा किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो सॉलिड सॉल्यूशन तीन तरीके से हो जाएगा, जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्यूट लिक्विड हो, या फिर सॉल्यूट गैसियस स्टेट में हो। लेकिन सॉल्वेंट तो हमेशा हम लोगों का सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, तभी तो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फोर्थ, जहां पर सॉल्यूट हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और हमारा सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ये हमारा सबसे पॉपुलर है, ठीक है। और अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, हम लोग अगर NaCl को वाटर में डाल दे, सॉल्ट को वाटर में डाल दे, तो सॉल्ट हमारा सॉलिड हो गया, है ना, तो वो सॉल्यूट है यहाँ पर, और वाटर जो है वो हमारा लिक्विड हो गया, जो कि यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो ये हम लोगों का सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हम लोग अगर फिफ्थ नंबर देखें तो लिक्विड हमारा जो सॉल्यूट है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। जो सॉल्वेंट भी है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो मेरा सॉल्यूशन भी किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और इसका एग्जांपल हो गया अल्कोहल इन वाटर। अगर हम लोग एथेनॉल को वाटर में मिक्स कर दे तो उससे जो एक सॉल्यूशन बनेगा उसमें दोनों कंपोनेंट हमारा लिक्विड है, लेकिन अगर वाटर ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया और एथेनॉल हमारा सॉल्यूट हो गया। तो ये हम लोग का एग्जांपल हो गया किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। अगर फिर हम लोग यहाँ पर देखें कि सॉल्यूट हमारा किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो हमारा सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर एग्जांपल बोला जाए तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, और एक्वेटिक एनिमल्स जो है उसी जो ऑक्सीजन का जो वाटर में डिसॉल्व होता है उसका यूज करते हैं सांस लेने में, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो गैस है और यहाँ पर वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, जबकि लिक्विड जो है वो हमारा वाटर है यहाँ पर, है ना, और वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कैसा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखें कि जब हमारा सॉल्यूट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन सॉल्वेंट किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो चूंकि सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो हम लोग सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। हम लोग कैम्फर को हिंदी में कपूर भी बोलते हैं ना, तो हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो जैसे हम लोग कपूर को रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो सबलाइम हो जाएगा, वो वेपर बन जाएगा और फिर एयर के साथ या नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल बनेगा किसका, सॉलिड, जहां पर सॉल्यूट हो गया और जहां पर सॉल्वेंट जो है वो हमारा गैसियस स्टेट में है। लेकिन चूंकि सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है इसीलिए ये हम लोगों का एग्जाम्पल होगा कैसा, कि गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जहां पर सॉल्यूट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, तो हमारा सॉल्यूशन भी किस स्टेट में कहलाएगा, गैसियस स्टेट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर जो है वो हमारा एयर में प्रेजेंट रहता है, तो वाटर जो है वो लिक्विड है, तो ये यहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा, और एयर यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में है तो वो हमारा कौन सा स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है किससे, गैसियस सॉल्वेंट से, और इसीलिए ये एग्जांपल हो गया हम लोगों का गैसियस सॉल्यूशन का। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे जहां पर एक गैस जो है वो सॉल्यूट यहाँ पर है और दूसरा जो गैस है वो यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है एयर। तो अगर हम लोग एयर में देखें तो हम लोग मानते हैं रफली 20% ऑक्सीजन है और 80% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, जबकि दोनों हमारा गैस है। तो एयर जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है हम लोगों का गैसियस सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट भी गैसियस स्टेट में है और सॉल्वेंट भी हमारा गैसियस स्टेट में ही है। अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जान गए कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, इसको हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं, एक क्वालिटेटिव वे में और एक क्वांटिटेटिव वे में। क्वालिटेटिव वे में कैसे बता सकते हैं, तो हम लोग जरूर दो वर्ड सुने होंगे, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड।
अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट रिलेटिवली कम अमाउंट में होता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट में होता है तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। पर कितने अमाउंट को डाइल्यूट कहेंगे, कितने अमाउंट को कंसंट्रेटेड कहेंगे, ऐसा कोई हमारे पास नियम नहीं है, और इसलिए हम लोग क्वालिटेटिव वाले को थोड़ा साइड कर देते हैं और हम लोग किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है इसको हम लोग क्वांटिटेटिव वे में पढ़ते हैं, और इसी चीज को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी हमको सॉल्वेंट का अमाउंट पता होना चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे कि उस सॉल्वेंट के अमाउंट में कितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट जो है वो उसमें मिला हुआ है। पर यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या है? सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर को अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो फिर हम लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है फिर हो सकता है कि उतने ही सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा या फिर हमको कम मिले। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोगों को फिक्स करना जरूरी है। तो जब भी हम लोग कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का बताएंगे तो हम लोग मान के चलेंगे कि अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रेशर हमारा 1 बार होगा या 1 atm होगा और टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटेटिव वे में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 8 मेथड्स है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज। फर्स्ट जो तरीका है वो है मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी मास परसेंटेज का सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें 50 ग्राम सॉल्यूट है तो हम लोग कहेंगे कि जो सॉल्यूट का जो यहाँ पर मास परसेंटेज हुआ वो 50% हुआ। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, पर अभी हम लोग एक रफ आइडिया डेवलप कर ले कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो मास परसेंटेज का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें वॉल्यूम परसेंटेज V/V, तो फिर हम लोग समझ सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 100 ml सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट हमारा जितना ml जो है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट रहेगा वही हमारा वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया? तो इसको हम लोग W/V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट होगा वही हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन हम लोग जानते हैं 10⁶ को बोला जाता है। तो जिस तरह से हम लोग परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हम लोग पार्ट्स पर मिलियन 10⁶ में कहेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन अगर हमारा सपोज कीजिए 10 आता है तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि 10 पार्ट्स प्रेजेंट है हमारा 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूं हम लोग इसको एक एक करके सबको पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, काफी न्यूमेरिकल्स भी इस पर बनाएंगे, पर हम लोग अभी थोड़ा एक रफ आइडिया जो है वो एक गेन कर ले, है ना, कि ये सब होता क्या है। जैसा कि मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, फ्रैक्शन कितने पे कैलकुलेट किया जाता है? 1 पे। तो अगर हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 है
और अगर उसमें सॉल्यूट के मोल्स की संख्या 0.2 है तो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 हो गया। तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का 0.8 हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो सम है वो 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कितने पे कैलकुलेट करते हैं? 1 पे, परसेंटेज 100 पे, और पार्ट्स पर मिलियन 10⁻6 पे। ठीक है, फिर हम लोगों का आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। ठीक है, फिर हमारे पास एक नया आ गया वर्ड मोलैलिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां गौर करने की बात है, क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स हम लोगों का सॉल्यूट का प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग मोलैलिटी बोलेंगे। ठीक है, और फिर एक वर्ड आता है हम लोगों का क्या? नॉर्मेलिटी। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अगर अभी कोई हमसे पूछेगा कि नॉर्मेलिटी क्या होता है तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम लोग उस सॉल्यूशन का क्या कहेंगे? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग ने एक रफ आइडिया डिस्कस किया है कि है ना मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो हम लोगों का 8 टाइप से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और ये सब हम लोगों को कैसे कैसे हम लोग इन सब को डिफाइन करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, पर वो स्टडी हम लोगों का सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट होगा।